हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर आपका चला हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी, लेक्चर नंबर 14 फॉर क्लास 12। तो लास्ट वीडियो में हमने केवीएल और केसीएल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी और आपको बोला गया था कि सभी बच्चे जितने भी न्यूमेरिकल करें मेरे पास से उनकी फ़ोटो सेंड करनी है। तो बहुत कम बच्चों ने अब तक सेंड की है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आज सभी सेंड कर दें। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो टॉपिक का नाम है पोटेंशियोमीटर। और ये जो पोटेंशियोमीटर है, इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में 100% आना होता है। बहुत ही इजी टॉपिक है, तरीके से आपको समझना है, पूरी कंसंट्रेशन से आपको इसको देखना है। सबसे पहले मैं बात करता हूं ये पोटेंशियोमीटर होता क्या है। पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द potential difference more and more accurately across any circuit। यानी बिल्कुल एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस, या हम कह सकते हैं किसी सेल के ईएमएफ के मेजरमेंट के लिए हम किसको यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर से। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ये काम तो हम वोल्टमीटर से भी कर सकते हैं, ये काम तो हम वोल्ट मीटर से भी कर सकते हैं, फिर वोल्ट मीटर को क्यों यूज नहीं कर रहे। आपने जरूर पढ़ा होगा कि जब मैं वोल्ट मीटर बताता हूं तो एक चीज जरूर कहता हूं कि वोल्ट मीटर की रीडिंग उतनी ही एक्यूरेट होगी जितना उसका कोइल का रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। आपने देखा था अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो उसके एक्रॉस करंट का फ्लो नहीं होगा उसके अंदर से। यानी मैं सपोज यहाँ पे एक सर्किट लिया इस तरह से और उसके एक्रॉस यहाँ वोल्ट मीटर मैंने लगा दिया। मान लेता हूं इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए तो इसके इस टर्मिनल के एक्रॉस और इस टर्मिनल के एक्रॉस यानी पोटेंशियल तो पहुंच गया लेकिन करंट का फ्लो इसके अंदर से नहीं हुआ। केवल इतना ही करंट इसके अंदर से फ्लो करे कि इसकी नीडल हिल जाए तो ये आपका वोल्ट मीटर आइडियल हुआ। एंड प्रैक्टिकली दिस टाइप ऑफ वोल्ट मीटर इज नॉट पॉसिबल, ऐसा बनाना पॉसिबल नहीं है। तो अभी मैंने आपको बताया कि पोटेंशियोमीटर क्या है, उसमें मैंने बोल दिया कि पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है, लेकिन आपको मैं बता देता हूं कुछ बुक में लिख रखा है डिवाइस। पोटेंशियोमीटर कोई डिवाइस नहीं है, इट इज ए सर्किट। पोटेंशियोमीटर इज ए सर्किट और एन अरेंजमेंट which is used to measure the EMF or potential difference across electrical circuit more accurately। तो ये आपका क्या हुआ, पोटेंशियोमीटर। अब देखिए इस पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, we use a uniform cross sectional area wire of such material of which very high resistivity and low temperature coefficient। हम ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जो ये वायर मैंने इसमें यूज करने हैं उसके लिए जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हो और कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर और टेम्परेचर कोफिशिएंट लो हो। Such type of materials are constant and magnet। It means potentiometer wire is made up of constant और magnet। एक चीज क्लियर हुई। उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन है उसकी मैं बात कर रहा हूं, डायग्राम आपके पास बना हुआ है। The whole arrangement of this circuit is set up on a wooden board। ये सारा का सारा सर्किट एक वुडन बोर्ड के ऊपर डिजाइन किया जाता है। इन दिस वुडन बोर्ड
there are 4 to 100 wires are arranged in such a way that the length of each wire is 100 centimeter and all other wires are placed on that wire in parallel to each other, but they are connected in series with the help of copper strip। यानी ये जो वायर है, ये जो दिख रहा है, ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से, मैंने यहाँ पे 0 लिखा है, यहाँ पे 400, यानी इसकी लेंथ हुई 100 सेंटीमीटर। उसके बाद ये जो लगी हुई है कॉपर की स्ट्रिप, इस कॉपर की स्ट्रिप के बीच, यानी ये इनके बीच में कांटेक्ट होगा तो यहाँ से चले, इसके थ्रू यहाँ यहाँ ऐसे करके, तो ये हो गया इनका सीरीज कनेक्शन। एंड ए वुडन स्केल इज ऑल्सो प्लेस्ड पैरेलल टू दीज वायर्स। इन वायर्स के पैरेलल में एक वुडन स्केल भी हम यहाँ पे अरेंज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके पास पोटेंशियोमीटर वायर, उसके बाद आपका जो सर्किट है वो मैं बताता हूँ, तो लेकिन ये है मेन आपका अंदर का, ये हम डिजाइन करते हैं बाद में। ये केवल और केवल ये हमने लगाया है, बाकी ये उस वुडन बोर्ड के ऊपर लगा हुआ आता है। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मेरे को इस पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करना है, तो जो पोटेंशियोमीटर आता है वो तो मैंने बता दिया कि ऐसा आता है। अब हम क्या करते हैं कि ये सर्किट तैयार हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ को मेजर करने के लिए तैयार करना है, तो डेफिनेटली हमें एक सोर्स ऑफ ईएमएफ की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे ये है इसका लोअर पोटेंशियल टर्मिनल, और ये बैटरी का हायर पोटेंशियल टर्मिनल, और इस पोटेंशियोमीटर का 0 पॉइंट, क्या बोलते हैं इसको, 0 टर्मिनल या 0 पॉइंट बोलते हैं इसको, ए पॉइंट, और बी को बोलते हैं 400, या इससे ज्यादा वायर लगे हुए हैं तो उतना हम यूज कर लेंगे। अपने पास जो लैब में अवेलेबल है वो 400, 600 और 1000, यानी 10 वायर वाला भी अपने पास अवेलेबल है तो हम कोई भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो इसका जो 0 वाला टर्मिनल है, ये हाई पोटेंशियल बैटरी, जिसका पोटेंशियल ज्यादा हो, ऐसी पोटेंशियल वाली बैटरी के पॉजिटिव से 0 वाला कनेक्ट करते हैं, और नेगेटिव से 400 यानी मैक्सिमम लेंथ टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट एंड वन वे की, प्लग की जिसको हम बोलते हैं, देखी हुई आप सभी की। तो प्लग की और रियोस्टेट के हेल्प से इस टर्मिनल को यहां जोड़ देते हैं। एक चीज बिल्कुल इस पोटेंशियोमीटर में सेट कर लीजिए कि हम इसको किसी भी पर्पज के लिए यूज करें, अभी मैं बताऊंगा इसके एप्लीकेशंस। तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहां से और 0 टर्मिनल ऑफ पोटेंशियल मीटर तक कुछ भी बीच में यूज नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल फिक्स आप करके चले। अब मेरे को प्रिंसिपल की बात कर लेता हूं, इसका प्रिंसिपल क्या कहता है। द पोटेंशियोमीटर इज मेनली बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट when a steady current is flows through a wire of uniform cross-sectional area and composition, then the potential drop across the length of wire is directly depend upon that length। यानी कितनी लेंथ हमने यूज की उसके ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप डायरेक्टली डिपेंड करेगा, यानी V इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन L। ये हमारे पास इसका प्रिंसिपल है कि अगर कम लेंथ यूज करूंगा तो पोटेंशियल ड्रॉप कम, ज्यादा करूंगा तो ज्यादा। ये हमारे पास है इसका प्रिंसिपल। क्लियर? चलिए अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कर लेते हैं तो मैं मान लेता हूं कि इसके अंदर I करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है? I करंट फ्लो कर रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, देखिए पहले मैं लिखता हूं ओम्स लॉ, V इज वेयर V इज द पोटेंशियल ड्रॉप, V इज इक्वल टू IR। उसके बाद हमने रेजिस्टेंस के लिए जो डेरिवेशन किया था जिसमें हमने रेजिस्टिविटी निकाल के दिखाई थी, R इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन L,
आर इज इनवर्सली डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मान लेंगे कि इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो यहां से हमने किया था आर इज इक्वल टू एल अपॉन में ए इंटू रेजिस्टिविटी। ये फॉर्मूला उठा के यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है, इस फॉर्मूला को यहाँ रख रहा हूँ। तो ये आपके पास क्या आया, यानी आर की वैल्यू क्या आई, आई इंटू में रो एल अपॉन ए, मेरे पास वी आ गया है ये। अब मैं कह रहा हूं कि करंट कैसा होना चाहिए, स्टेडी, यानी एक जैसा, बदलना नहीं चाहिए। अब बात करता हूं रेजिस्टिविटी। अगर आपका टेम्परेचर नहीं बदल रहा, वो लो टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट है नहीं, इट मींस रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होगी। ये मैं मान के चला हूं कि एरिया कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म। तो मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ पे ये रो इंटू में आई अपॉन में ए, ये सारे मिला के कॉन्स्टेंट है, ये सारे क्या है, कांस्टेंट है। सपोज दैट कांस्टेंट इज के, मान लेता हूं वो कांस्टेंट क्या रहेगा, के। देयरफॉर दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज v इज इक्वल टू के इंटू, यहाँ पे आई बचा हुआ था, नहीं सॉरी l बचा हुआ है, इसको मैं लिख देता हूं v इज इक्वल टू के एल। अब मैं ये आपका क्या है, कांस्टेंट, तो v is directly depend upon L, hence it is proved। इसके लिए जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा, एक तरफ आप पोटेंशियल ले लीजिए, एक तरफ आप लेंथ ले लीजिए, तो इसका ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। वैसे आपको मैं बता देता हूं कि अगर पोटेंशियल कहीं पे यूज करना हो लेंथ के लिए और करंट के साथ, तो पोटेंशियल हमेशा वाई एक्सिस पे लेना है और लेंथ हमेशा एक्स एक्सिस। बाकी ले कुछ भी सकते हो, गलत नहीं है, ले कुछ भी सकते हो, लेकिन जनरली ये आपकी कोशिश करनी है आपको कि ऐसा लिखें। अगर ऐसे लिख दोगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्ट तरीका है इसको लिखने का। चलिए, ये था आपका पोटेंशियोमीटर। अब देखिए यहाँ पे जो ये के आया, इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ अलग से। के इज इक्वल टू, यहाँ से आपके पास के इज इक्वल टू आ गया वी बाई एल, वी बाई एल, वेयर के इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये आपका क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। और ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हुआ, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज नोन एज इट्स पोटेंशियल ग्रेडियंट। आप पढ़ चुके पोटेंशियल ग्रेडियंट, एक इक्वेशन आई थी जिसमें मैंने इसको यूज करके दिखाया था पोटेंशियल ग्रेडियंट। और यहाँ से आप इसके ऐसा यूनिट भी बना सकते हो, V पोटेंशियल ड्रॉप है तो यहाँ पे इसकी होगी वोल्ट और लेंथ इसकी होगी मीटर, तो V पर मीटर और V पर सेंटीमीटर इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी। ये इसके यूनिट्स रहेंगे। क्लियर है, इतना समझ में आया? बहुत इजी है, बस केवल और केवल आपको इसको अरेंज करना सीखना है। तो अब मैं इसकी एप्लीकेशंस के ऊपर चलता हूं। तो देखिए यहाँ से जो पोटेंशियोमीटर का बेस है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या काम आता है, ये टूल है, सर्किट है, डिवाइस है, अप्लायंस है या मशीन है, इंस्ट्रूमेंट है, क्या है, ये एक सर्किट है। ये क्या है, सर्किट है। ये बिल्कुल माइंड में सेट कर ले, पोटेंशियोमीटर एक सर्किट है, एक अरेंजमेंट है। चलिए अब मैं इसकी एप्लीकेशन पढ़ रहा हूँ। तो इट इज यूज्ड टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल्स। अगर हमारे पास दो प्राइमरी सेल हैं तो उनके ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए हम इसको यूज कर लेते हैं। तो ईएमएफ कंपैरिजन का काम ये कर देता है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन में लिख रहा हूं, टू कंपेयर द EMF of two प्राइमरी सेल्स। दो प्राइमरी सेल्स का EMF मैं कंपेयर करना चाहूं तो मैं इसका यूज करूं। इतना सर्किट बिल्कुल सेम रहेगा, ये आप बिल्कुल माइंड में सेट कर ले, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करना है। अब मेरे पास दो सेल हैं जो दोनों मेरे को यूज करनी है, दो सेल हैं वो दोनों मेरे को यूज करनी। इसमें एक पोटेंशियोमीटर वाले में एक चीज छोड़ दी हमने, ड्रॉप दिखाया नहीं आपको, तो वो इस तरह से दिखाना है। ये आपका इधर भी और इधर आप ये जॉकी लगाओगे, ठीक है, ये जॉकी स्लाइड ऐसे स्लाइड करते जाएंगे तो ये जो लेंथ है
जो उसमें यूज हुई थी वो L थी। ऐसे ये चेंज होती जाएगी, इस तरह से हम इसको दिखाएंगे। चलिए, तो अब मैं इसकी एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या होगा देखिए। अगर आपको कोई भी चीज़ निकालनी है, किसी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, किसी का कुछ निकालना है, किसी का कुछ, यानी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, कुछ भी करो, जो भी आप एक्स्ट्रा चीज यूज करोगे वो जीरो पोटेंशियल के ऊपर, सॉरी हायर पोटेंशियल के ऊपर होगा, जीरो टर्मिनल ऑफ द पोटेंशियोमीटर के ऊपर होगा। तो मैं दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना चाहता हूं, तो सबसे पहले वो दोनों सेल मेरे को चाहिए। वो दोनों सेल मैंने यहाँ पे ले ली है। वुडन स्केल हटा रहा हूं मैं, लगेगा वैसे लगा रहता है, हटता नहीं है, ये तो फिक्स होता है इसके ऊपर। तो यहाँ पे मैंने ये सेल लगा दी, इसको मैं नाम दे रहा हूँ E1 और इसको मैं नाम दे रहा हूँ E2। और ये जो सेल है इसका हाई पोटेंशियल होना चाहिए, ये E में लेके चल रहा हूँ। उसके बाद इसको मैंने आगे बढ़ाया, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, क्योंकि इसमें की जरूरत पड़ेगी हमें। तो एक सेल मैं यहाँ लगा देता हूँ और इसको भी मैं हटा के ऊपर एक सेल और ऊपर कर देता हूँ, ताकि समझने में दिक्कत ना आए। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये E1 और ये आपका E2, इस तरह से ले लिया। अब देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो सेल यूज करने, दोनों के पॉजिटिव कहाँ जोड़े जाएंगे, यहाँ पे जोड़े जाएंगे। ठीक है, चाहे आप ऐसे अलग अलग करके दिखा दो, चाहे ये टर्मिनल बना के जोड़ दो, कैसे भी जोड़ दो, चाहे दोनों में से एक वायर इसमें लगाओ, एक इसमें, दोनों को लेके आके इसमें जोड़ दो। ऐसे ही करना पड़ेगा। जब प्रैक्टिकली करोगे तो कैसे करना पड़ेगा कि एक वायर इसमें लगाएंगे, यहाँ जोड़ देंगे, कि इसमें लगाएंगे, यहाँ जोड़ देंगे, ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक की लगा देता हूँ, ठीक, और इस टर्मिनल को नाम देता हूँ A, ये जो पॉइंट है इसको नाम देता हूँ C, एक की यहाँ लगा देता हूँ, इसको नाम देता हूँ B, और ये इस तरह से मैंने सर्किट तैयार कर दिया। इस टर्मिनल को मैंने क्या नाम दिया, C। उसके बाद मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाता हूँ, बताऊंगा मैं सारी चीजें क्यों लगा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं गैल्वेनोमीटर लगाता हूँ और वो आपकी जोक की लगा देता हूँ, किसी भी वायर पे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज की। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इस सेटअप को कर दिया है। याद रहे हम क्या कर रहे हैं, दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर रहे हैं। तो मैंने मान लिया वो दोनों सेल, एक का ईएमएफ E1 है, एक का E2 है, पता नहीं है मेरे को कितना है, लेकिन मैंने मान लिया कि एक का E1 और एक का E2 है। क्लियर। चलिए, अब मैं जो ये वायर वगैरह है, इसकी लेंथ वगैरह जो भी आपने जो बताई, मैंने बताई थी, वही कंसीडर करके हम चलेंगे, वही कंसीडर करके हम चलेंगे। अब देखिए मैं आगे चलता हूं, प्रोसीड करता हूं कि शुरुआत हम कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि सर्किट मेरा तैयार हो गया। मैं जो की है, की जैसे आपके पास इस तरह की होती है, इसके अंदर मैं क्या डालता हूं, नोड। तो इसको बोलते हैं व्हेन वी प्लग इन बिटवीन A एंड C, यानी अगर मैं यहाँ पे प्लग इन करता हूं तो क्या यूज हो गया, आपका E1 यूज हो गया है। उसके बाद ये करंट फ्लो करेगा रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर। अब देखिए, इसको प्लग इन करने से पहले ध्यान रहे, यहां से हायर रेजिस्टेंस, ज्यादा रेजिस्टेंस इससे प्लग आउट कर देना है। क्यों कर देना है, अगर नहीं करोगे वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर, मे बी गैल्वेनोमीटर इज डैमेज। तो डैमेज होने के चांसेस हैं, इसलिए पहले क्या कर दोगे, इस की को प्लग इन करने से पहले हायर रेजिस्टेंस को बाहर निकाल दोगे। निकालने के बाद यहाँ पे प्लग इन किया, यहाँ से आपका करंट आएगा यहाँ। फिर उसके बाद ये जोकी को मैं स्लाइड करूंगा। सपोज मैंने स्लाइड करके इस पोजीशन पे ले गया मैं P, कहां पे ले गया, P। ये पोजीशन वो पोजीशन थी P के कोरस्पॉन्डिंग, मैंने देखा कि गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन होगी, यानी इसके लिए हमें क्या करना है, नल डिफ्लेक्शन ढूंढना है। गैल्वेनोमीटर यानी इस लेंथ के अक्रॉस कहीं पे ऐसी पोजीशन जरूर मिलेगी जहां पे गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, जीरो। मैंने मान लिया वो कहां होगी, P पे होगी। सपोज वो आपका AP इज इक्वल टू क्या हो गया, L1। इफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज K,
then E1 is equal to KL1. This is equation नंबर फर्स्ट। एक काम हमारा हो गया। नाउ प्लग आउट दिस, इसको प्लग आउट कर दीजिए, ठीक है। रेजिस्टेंस बॉक्स से जो रेजिस्टेंस निकाल रखा था उसको निकाल के ही रखिए। अब मैं क्या करता हूं, नाउ प्लग इन बिटवीन B एंड C। ये यानी ये सर्किट मैं यूज में लेके आऊंगा। अगर मैं ऐसा कर देता हूं तो क्या होगा, तो अब मैं देखूंगा कि जो पॉइंट ये था इस जगह पे तो आपका क्या नहीं आ रहा है, नल डिफ्लेक्शन नहीं आ रही, जीरो नहीं आ रहा। तो मैं इस पोजीशन को स्लाइड यानी इस जॉकी को यहाँ पे फिर दोबारा इस वायर के ऊपर क्या करूंगा, स्लाइड करूंगा। सपोज अब की बार जो आपका डिफ्लेक्शन है वो क्यू पॉइंट पे आ गया। अब की बार जो जीरो डिफ्लेक्शन है वो कहाँ पे आ गया, क्यू पॉइंट पे आ गया। तो मैं मान लेता हूं कि अब की बार आपका जो ए क्यू है, ए क्यू इज इक्वल टू L2। ए से और क्यू तक की जो लेंथ है ऐसे मेजर करके लेके आएंगे, ठीक है। तो वो कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ऐसे मेजर करेंगे, ऐसे मेजर करेंगे तो आपकी कितनी हो जाएगी, मान लिया L2 हो जाएगी। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट तो बदलेगा नहीं, तो मैं इसको K मान के L2 कर देता हूं। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ एक डिवाइड इक्वेशन, सॉरी यहाँ पे ये था आपका ए क्यू इज इक्वल टू L2, देयरफॉर E2 इज इक्वल टू KL2। यहाँ पे K पोटेंशियल ग्रेडियंट वो आपका सेम रहेगा दोनों केसेस में। अब मैं क्या कर देता हूँ, फर्स्ट बाई सेकंड या सेकंड बाई फर्स्ट कर देता हूँ। तो मैं कर रहा हूँ सेकंड बाई फर्स्ट, E2 अपॉन में E1 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। अगर इनमें से एक हमने स्टैंडर्ड सेल यूज किया, स्टैंडर्ड मीन्स जिसका EMF हमें पता होता है कि इसका तो इतना ही होता है, जैसे घड़ी में डालने वाला सेल यूज कर लिया, सपोज हमने, तो फिक्स है कि इसका कितना रहेगा। अगर आपको नहीं पता कितना होगा, वोल्टमीटर से लीजिए, मेजर करके रख लीजिए। चलिए, तो वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता, क्योंकि उसका काम होता है टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट। को मेंटेन करके रखता है, काम करना बंद करेगा तो बिल्कुल ही कर देगा, ऐसा नहीं है कि धीरे हो जाएगा, ठीक है। तो E2, सपोज मेरे को E1 पता था, E2 निकालना था, तो E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 इंटू E1। तो हमें E2 निकाले, कंपेयर करना चाहो तो कंपेयर तो हो ही जाएगा। जब आपके पास E1 पता था, E2 निकाल लिया, कंपैरिजन तो हो ही जाएगा। चलिए, अब आपको जब ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो करने में दिक्कतें आएंगी। वो दिक्कतें क्या क्या आ सकती हैं उनको मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले वोल्ट मीटर से जो ये हमने सेल यूज की है, बैटरी यूज की है, जिसका मैं कह रहा हूँ हायर पोटेंशियल होना चाहिए, उसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लीजिए, यानी उसका EMF निकाल लीजिए। सपोज ये आया 5 वोल्ट। उसके बाद दो सेल मैंने पैरेलल में लगाई है। ये दोनों सेल का अगर आपका इस तरह की कंडीशन है ना, E इज ग्रेटर देन E1 प्लस E2, तो आपकी रीडिंग आएगी, अदरवाइज नहीं आएंगी। तो ध्यान रहे कि सेल ऐसी यूज करनी है जिन दोनों का अगर मैं EMF ऐड भी कर दूं तो भी इससे कम रहे। इस तरह की सेल यूज करोगे तो ही पॉसिबल हो पाएगा। आगे चलते हैं। आगे का काम है रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स एक लगा लीजिए, एक से काम नहीं चल रहा, दो सीरीज में लगा लीजिए, ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस वहां से प्लग आउट कर दीजिए। फिर भी काम नहीं चल रहा, इसके सीरीज में रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दीजिए। यानी ज्यादा रेजिस्टेंस निकालोगे तो रीडिंग आपकी मिल पाएंगी, तो आपका नल डिफ्लेक्शन मिल पाएगा, अदरवाइज नल डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, जो प्रैक्टिकल करोगे तब आपके सामने जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको हम कैसे दूर करेंगे। चलिए, उसके बाद आता है इधर रियोस्टेट। तो इसमें क्या होता है कि हम कहीं पे भी कर लेते हैं। नल डिफ्लेक्शन तो जब मिलेगा ना, जब यहाँ पे जॉकी रखूं, तो सपोज इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आई इधर, तो यहाँ पे रखूं तो अगर उधर आई तो नल डिफ्लेक्शन मिल सकता है बीच में। अगर मैं यहाँ रख रहा हूँ, लास्ट पॉइंट पे रख रहा हूँ, तब भी इधर ही आ रही है डिफ्लेक्शन, एक ही साइड में आ रही है, तो जीरो तो आएगा ही नहीं, कहीं पे भी फिक्स है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों इधर भी मैं रख रहा हूँ, इधर भी रख रहा हूँ, यानी नेगेटिव के नजदीक रख रहा हूँ, पॉजिटिव के नजदीक, लेकिन डिफ्लेक्शन एक ही साइड में आ रही है, तो बीच में जीरो मिलने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए अगर आपका लग रहा है कि यहाँ रखने पे डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में नहीं हुई, तो क्या करें, पहले तो रेजिस्टेंस को चेंज करके दी, फिर भी नहीं हुई, रियोस्टेट की जो करंट है उसको चेंज करके देखिए, फिर भी नहीं हुई, इस रेजिस्टेंस को सीरीज में चाहे रेजिस्टेंस बॉक्स लगाओ, चाहे और रियोस्टेट लगाओ, जैसे तैसे करके इसकी वैल्यू को इंक्रीज
कर दीजिए, यानी आपको सेटअप करना पड़ेगा, तब जाके आपकी रीडिंग आएंगी। ठीक है, तो जो भी मैंने बताया आपको, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उनको हम यूज कर लेंगे। तो इसकी 2 एप्लीकेशन हमें और पढ़नी है। तो मैं आप सभी से यही चाहूंगा कि पोटेंशियोमीटर की एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से पढ़िए, पहले वीडियो को वॉच कीजिए, आपके पास जो भी बुक है एक एक वर्ड बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, उसके बाद आप उसको नोट्स या जो आपकी फेयर नोटबुक है उसमें आप नोट करते हो एज ए नोट्स, तो उसके नोट्स आप बना लीजिए। उसके बाद आप एप्लीकेशन का वीडियो देखोगे, फिर इसको बुक में पढ़ोगे, फिर इसको नोट करोगे। ठीक है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर बच्चे सामने बैठे हो तो कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे वो चीज़ें हम क्लियर कर देते हैं, लेकिन अब हम अपनी तरफ से चल रहे हैं कि सब कुछ करवा दें, हो सकता है कोई छोटी मोटी चीज़ हम बीच में छोड़ दें। तो आप पढ़ोगे तो आपके सामने प्रॉब्लम जरूर आएगी, मैं ये नहीं कह रहा आएगी 100%, हो सकता है कि सब कुछ हो गया और कुछ भी छूटा ही ना हो, कोशिश तो हमारी यही रहती है कुछ भी ना छूटे, लेकिन फिर भी अगर रह गया हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो कि सर बुक में ये चीज़ और लिखी हुई थी या बुक में ऐसा लिखा हुआ आपने ऐसा बताया था। तो किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे से शेयर जरूर करें। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स।